हमारे बिहार का जो कृषि व्यवस्था थी वो चौपट हो गई। पूरा जो बिहार की जो जीडीपी थी जिसका 40% कृषि पर निर्भर था, आज वो इतनी कम हो गई है कि वो 7 से 8% आकर रुक गई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। समृद्ध बिहार जो कि शिक्षा का कभी केंद्र कहा जाता था, विश्व शिक्षा का केंद्र था, आज वो उस बिहार से शिक्षा व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। पहले मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया गया, फिर मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के बाद वह जो 1858 में जो लागू हुई थी जो शिक्षा व्यवस्था, उस व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया गया। मतलब बिहार में शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है। एक समय तो ऐसा था, एक 90 के दशक का तो वो दौर था जब नरसंहारों का दौर था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके पलायन का दौर था। आप देख सकते हैं मात्र महाराष्ट्र में ही बिहार के करीब 1200 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिहार के 1200 इंडस्ट्रियलिस्ट अभी भी महाराष्ट्र में कारोबारी हैं। वो आज तक क्यों नहीं लाए गए? पूरे भारत में छत्तीसगढ़, आपका हिमाचल प्रदेश, बिहार से बहुत सारे लोग पलायन किए। एक समय अपहरण का उद्योग जो था वो ये बिहार में ही था। तो मगध की भूमि पर जो धनानंदों का शासन रहा, तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम योग्य उम्मीदवारों को इस बार 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। और हमारे युवा काफ़ी सशक्त हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर योग्य लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो दंड के रूप में अयोग्य लोगों का शासन होगा सत्ता पे। और आज पूरे भारत में बिहार की स्थिति यह नहीं है। धनानंद भारत को हर राज्य में मिला और पूरे भारत की अस्मिता पर उन्होंने आघात किया। बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया गया है। बिहार के बारे में मैं एक मीडिया के माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा कि पूरे षड्यंत्र के तहत बिहार को मजदूरों का राज्य बनाया गया जानबूझकर। जो भी थे वो बिहार से कमाए। मैं आपको रतन टाटा की ही बात करता हूँ। जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, यानी कि बिहार था, उस समय हमारे इन रतन टाटा जो कहते हैं कि ये पारसी समुदाय के थे, और जब ईरान पर अरबी आक्रमण हुआ था तो कुछ ईरानी ईरान से भाग कर आए थे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक धर्म रहस्य में कहा कि 1 लाख ईरानी आए थे भारत में, जबकि कहा जाता है कि हमारे मैकाले के शिक्षा तंत्र में कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं, दर्जन भर ईरानी आए थे। लेकिन यह बात गलत है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक धर्म रहस्य में कहा था कि 1 लाख ईरानी आए थे। तो उसमें उस ईरानियों में, उन पारसी समुदाय में रतन टाटा भी थे। उन्होंने भी बिहार की धरती से इतना धन कमाया, लेकिन जब उनको कोई इंस्टीट्यूशन खोलना था वो महाराष्ट्र की धरती पर जाके खोले। उनको टाटा नैनो का कारखाना खोलना था, वो पश्चिम। हाँ, चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव। बिल्कुल। कैसे जनता आपको कैसे स्वीकार करेगी? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे उनके पास? जब हमारा मुद्दा सर्वप्रथम तो ये होगा कि हम पलायन रोकेंगे। देखिए, बिहार में सब कुछ है, समझ गए। बिहार में कृषि तंत्र मजबूत है, हमारा भूमि उपजाऊ है। हमारे युवा, हमने देखा है बिहार से बाहर 300-300 रुपया रोज दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। वो 10,000 रुपये महीने पे, वो चाहे तो यहाँ भी वो कमा सकते हैं। लेकिन एक भ्रम फैलाया गया कि तुमको दास और गुलाम बनाकर रखा गया है। वही युवा गाली सुन रहे हैं बाहर जा कर के, 10,000 रुपये महीने की नौकरी, 8,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जन्म स्थान पर वो अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर अपने वो जन्म स्थान को छोड़ करके नहीं जाएंगे, यहाँ कार्य करेंगे, कृषि भूमि। अच्छा, हमारा श्रम तंत्र, कोई भी इंडस्ट्री बैठाने के लिए श्रम तंत्र चाहिए, जो कि बिहार में ऑलरेडी 40 लाख मजदूर वापस आए हैं। 40 लाख मजदूर का 10% कोरोना लेकर के आ रहा है। 4 लाख कोरोना पेशेंट आपका बिहार में हमको उपहार के तौर पे मिला है। तो हम ये श्रम साधन हमारे पास है, पूंजी हमारे पास है, ज़मीन हमारे पास है, बिजली पानी हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। हम सबसे पहले इस मुद्दों पर आएंगे। फिर एक कास्ट फैक्टर, सबसे गंदा फैक्टर भी बिहार में चल रहा है, जातीय फैक्टर। तो आप देख रहे हैं हमारा हिंदू महासभा, तो हम हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। फिर आप अगर यह भी कह सकते हैं कि फिर मुसलमान और क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे। हाँ सर, कि आपने पार्टी का नाम भी रख रखा है। हमने नहीं रखा, हमारे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने रखा। आपको पता है कि जातिवाद तो एक स्तर पर चरम पे है, लेकिन किसी एक समुदाय को छोड़कर कोई समुदाय नहीं। जब भारत से बाहर क्रिश्चियन और ईसाई तंत्र बाहर जाते हैं, फ्रांस में या इटली में, तो उन्हें हिंदू मुसलमान और हिंदू ईसाई कहा जाता है, यानी हम सभी हिंदू हैं। तो हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आप हमारी राजनीति में इस प्रकार की आप द्वेष और घृणात्मक भाव जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को निश्चिंत रहिए। मीडिया से हमारा सहयोग है कि वो हमारा
हमारा अनुरोध है कि वो हमारा सहयोग करें। ठीक है। 1990 की आप बात कर रहे हैं। हाँ। 1990 में जो अपराध का दौर था, हाँ। क्या वो अभी कम है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। तो फिर कैसे आप उद्योग की बात करते हैं? तो यह काम हमारे सुशासन बाबू का था। जी। उनको यह करना था। कई 28 चीनी मिलें थी। जी। 90 के दशक की बात बता रहा हूँ मैं। 28 चीनी मिली थी। 19 चीनी मिलें बंद कर दी गई 2005 तक। 9 चीनी मिलें मात्र रह गई। इन 9 सुशासन बाबू को क्या करना था? इन चीनी मिलों को खोलना था। उद्योग का क्षेत्र आपका सिल्क का क्षेत्र कहा जाता है भागलपुर। ठीक है। 3 टेक्सटाइल का शहर था हमारा, सिवान, मंडौली का मधुबनी, ये सारे बंद कर दिए गए, खोला नहीं गया। इतना तक कि हमारे जो आरजेडी प्रमुख थे, जिनका ये लालटेन जिनका चुनाव चिन्ह था, तो डुमरांव में इनकी एकमात्र कंपनी थी लालटेन की, 50 साल पुरानी कंपनी थी, उसको भी बंद करवा दी गई। मतलब हमारे सुशासन बाबू भी कहाँ खड़े उतरे। हाँ, थोड़ा इनको मार्क्स दिया जा सकता है, थोड़ा अंक दिया जा सकता है। इन्होंने कुछ बेहतर किया, पटरी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन 2010 के बाद ये भी सुस्त पड़ गए। हाँ, इंडस्ट्री में बिहार के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा क्या करेगा? देखिए, हम सहकारिता हमारी जो सहकारिता चीज़ें थी, जो सहकारी उद्योग थे, तो इसमें ये लंबा चला जाएगा। इसमें एक बेकार होते थे, बेरोजगार होते थे, ये तो हम सहकारिता के माध्यम से हम लोगों को जोड़ करके, हमारे पास उद्योग धंधे हैं। हम सबसे पहली बात एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद इधर आप लोग का ध्यान नहीं होगा, भारत में जन्म से ही रोजगार आरक्षित है। आप उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई जाति नहीं जिसका जन्म से रोजगार आरक्षित नहीं है। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसका आदर करते हैं, लेकिन वो आपको 18 के बाद रोजगार देता है। सर, तमाम चीजें तो सर संरक्षित, चुनाव हाँ। प्रचार करेंगे तो संस्था के पास जाएंगे, आप बात हाँ। करेंगे, लेकिन अलायंस के विषय में क्या मतलब विचार है? क्या लगता है 200 सीटों पे आपने नहीं, हम किसी से अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी राजनीति करने जा रहे हैं, इतनी स्वच्छ राजनीति करने जा रहे हैं। हम कोई अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। हम एक स्वच्छ, संघ परिवार से आपका रिश्ता भी है? बिल्कुल हम इनकार नहीं करेंगे। हमारी कुच्छी से, हिंदू महासभा की कुच्छी से बीजेपी और संघ निकले हैं। 1915 में 1915 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, और एक राजनीतिक तंत्र के रूप में हिंदू महासभा का, और संघ तो 1925 में आई। आप उनको डैमेज करेंगे? डैमेज नहीं करे। दुर्भाग्य यह है, यह संघ का काम था, आरएसएस का काम था कि हिंदू महासभा को 1947 के बाद जब हिंदू महासभा को क्रश करने का प्रयास किया गया स्वतंत्र भारत में, तो यह संघ का काम था कि जनता के सामने लाया जाए कि हिंदू महासभा भी कोई पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी। यह संघ का काम था। दुर्भाग्य से संघ ने यह दायित्व नहीं संभाल पाया। मैं एक और बात बता देता हूँ, आप इतिहास की किताबों में पढ़ते होंगे गरम दल और नरम दल। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक को रखा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को रखा जाता है, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को रखा जाता है, मदन लाल जिगरा जैसे लोगों को रखा जाता है। नरम दल में गांधी जी को रखा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को रखा जाता है। तो मैं बता दूँ इतिहास की बात, कोई गरम दल और नरम दल नहीं था। यह झूठ बातें हैं। हिंदू महासभा के नाम को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए गरम दल की स्थापना की गई, ताकि आप हिंदू महासभा के नाम को भूल जाएं। 14 में आपने मोदी जी का प्रचार किया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम आज भी कहते हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर आप सत्ता के नाम पर अयोग्य लोगों को चुनाव एक प्रत्याशी के रूप में भ्रष्ट लोगों को आप उतारेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप भ्रष्ट लोगों को चुनाव मैदान में उतारेंगे, जिनका राजनीतिक छवि ठीक नहीं है, जो सामाजिक सरोकार से जो दूर हैं, तो हम तो उसका विरोध करेंगे। वैसे लोग, वैसे प्रत्याशी का विरोध करेंगे। आप 200 सीट पर खड़े करेंगे? अभी हमारी हाँ योजना है 200 कैंडिडेट है आपके पास?